IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1213वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं प्रेरणादायक वक्ता डॉक्टर प्रसाद अरविंद रासल। डॉक्टर प्रसाद रासल BHMS, MD तथा HMD जैसे प्रतिष्ठित योग्यताओं से अलंकृत है। ये वर्ष 1991 से सफलतापूर्वक होम्योपैथिक चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं तथा वर्ष 1999 से महाराष्ट्र के सांगमनेर में अपने आधुनिक साई स्वामी कंप्यूटराइज्ड होम्योपैथिक हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर एवं मैटरनिटी होम का सफल संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर रासल वैमनारो इतापे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सांगमनेर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का अध्यापक कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंस नासिक तथा हैनमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी लंदन में अपने पोस्ट ग्रेजुएट गाइड के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और वर्तमान में 32 देशों के रोगियों को ऑनलाइन परामर्श एवं उपचार प्रदान कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनारों तथा वेबिनारों के नियमित वक्ता हैं। डॉक्टर रासल नेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी के एसोसिएट एडिटर हैं तथा विभिन्न होम्योपैथिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से वैज्ञानिक लेख लिखते हैं। इनके शोध कार्य विशेष रूप से कैंसर, एवैस्कुलर नेक्रोसिस और ऑफ फीमोरल हेड, इनफर्टिलिटी एवं डायबिटीज जैसे जटिल विषयों पर केंद्रित रहे हैं। ये साई स्वामी मेडिकल फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष हैं तथा होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल द डिवाइन स्कूल ऑफ होम्योपैथी युवा चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर 1150 से अधिक शिक्षण वीडियो उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रसाद रासल का व्यक्तित्व चिकित्सा शिक्षण, अनुसंधान, लेखन एवं समाज सेवा का अद्भुत संगम है। इनका अनुभव और मार्गदर्शन होम्योपैथी की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के इस वेबिनार में हम इनके गहन ज्ञान, समृद्ध क्लिनिकल अनुभव एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस IFPH के इस हिंदी मंच पे डॉक्टर प्रसाद रासल आपका बहुत बहुत स्वागत है। IFPH की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद श्रुति जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। सभी जो भी आज इस वेबिनार में हाजिर है, सबके लिए उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। डॉक्टर MK साहनी सर, उनको भी मेरा प्रणाम। और बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ मौजूद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। डिस्कशन है, सब्जेक्ट है रोमेटोलॉजी एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और एक खास वार्म वेलकम। आप जितने भी लोग आप मौजूद है, उनके लिए मेरी तरफ से खास इनविटेशन और खास खास प्रणाम। सो आज शुरू करते हैं इस अच्छा एक डिस्कशन के लिए। उसके पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के सब मेंबर्स और डॉक्टर MK साहनी सर जो बुजुर्ग है उनके साथ। और फिर हम शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। उसके साथ साथ मैं मेरे खास प्रणाम करता हूं मेरे गुरु डॉक्टर नितिन भगली, हु इज द ऑर्थोपेडिशियन, जिनके पास मैं पढ़ा हूं। 2 साल मैंने उनके पास काम किया है
और जो भी मैं आज बोलूंगा और जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब ज्ञान उनकी उनकी वजह से है, और जो भी कॉन्फिडेंस है वो उनकी वजह से है। तो उनको भी सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। दूसरा प्रणाम जिसकी वजह से जिनकी वजह से हम लोग यहाँ मिले हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनिमन, अपने फादर ऑफ होम्योपैथी, जिनकी वजह से हम लोग गैदर हो गए और हमारा ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत सारे प्रणाम। हम लोगों को उन्होंने जो सिखाया कि एक्सपेरिमेंटेशन करते जाना, प्रयोग करते जाना, ये फुटस्टेप्स उन्होंने दिया है। वो प्रयोग जो कर रहे थे, वो प्रयोग हम लोगों को जारी रखना है। और वह मैं लास्ट 35 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से जो भी ट्रायल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, उसका जो फल मिल रहा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो उनको प्रणाम करके हम लोग टॉपिक का शुरुआत करेंगे, ग्रोमेटिज्म एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट। पार्ट 1 मैंने लिखा है। पार्ट 1 इसीलिए लिखा है कि ये बहुत ही बड़ा सेमिनार है। इसको 3 से 4 घंटे का अवधि लगता है। लेकिन फिर भी आज एक पार्ट में जितना कुछ हो सकता है उतना मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ऑर्गेनन का प्रोफेसर हूँ, 35 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। मेरा कभी भी अप्रोच, कौन सी भी बीमारी और सेमिनार कुछ भी हो, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ऑर्गेनन। ऑर्गेनन से शुरुआत करता हूँ। और ऑर्गेनन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहले ही पेज पे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर ने 2 शब्द लिखे हैं, ऑडेस सैपियर, डेयर टू बी वाइज। एवरीवन नोज डेयर टू बी वाइज मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो जितना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, जो फैक्ट समझ में आ रही है, उस उसमें उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए किसी के सामने पेश करने में। तो कौन सा भी डर दिमाग में नहीं रहता, अंदर नहीं रहता। क्योंकि जब आप सही तरह से काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्स के ऊपर है, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी सताएगा नहीं। आज मैं कुछ चीजें यह बोलूंगा, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम मैंने किया है वो काम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो बहुत सारे कंसेप्ट होम्योपैथी में है। नया लड़का जब भी प्रैक्टिस शुरू करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। वो देर आर मेनी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट लेके स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट वो देखते हैं, सेंसेशन, मायाज़म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट्स, टेम्परामेंट्स, कोई बोलता है ह्यूमन सिंपॉलिज्म, कोई बोलता है आरएच। कौन से रास्ते जाओ वो समझ में नहीं आता। देर इज बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग के अंदर, सबके दिमाग में बैठा हुआ है। तो क्या करने का, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग जब बेसिक सीखेंगे तो ही ये होगा। सबके दिमाग में किसको क्लासिकल कहना चाहिए, विच इज क्लासिकल वे, कौन सा क्लासिकल है। मेरा एक ही कहना है, आप जो भी रास्ता पकड़ेंगे वो रास्ते से अगर आप आपके पेशेंट को क्योर दे सकेंगे, दैट इज द क्लासिकल वे। तो पहले कुछ 2-3 मिनट मैं आपको इंट्रोडक्शन देके फिर एंट्री करूंगा आज के सब्जेक्ट में। सो बेसिक्स जो है उसमें वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और बेसिक समझने के लिए डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक्स अगर समझ जाएंगे तो कंफ्यूजन फ्यूजन में बदल जाता है, और फिर हम लोगों को कौन सा भी सब्जेक्ट बहुत आसानी से समझना शुरू हो जाता है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि देर व्हाट इज द वे, कहाँ जाना है। तो ये कंसेप्ट्स पहले हम लोग सीखेंगे। 1-2 मिनट में इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जिसको ये समझ में आ गया, कंफ्यूजन निकल जाएगा। समझो मैं संगमनेर में अभी बैठा हूँ और संगमनेर से मुझे दिल्ली जाना है। तो मुझे एक है कि मेरे यहाँ संगमनेर में अगर एयरपोर्ट हो और दिल्ली में एयरपोर्ट हो तो डायरेक्ट मैं जा सकता हूँ। मतलब यहाँ से लेके डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंचता हूँ। अगर नहीं तो दूसरा मार्ग है, शिरडी जाऊंगा, वहां से मुझे मुंबई जाके दिल्ली जाना पड़ेगा। तीसरा मार्ग है, शिरडी एयरपोर्ट से दिल्ली जा सकता हूँ। अगर मैं दूसरी जगह गया, नासिक, नासिक से मुंबई जाके वापस दिल्ली जा सकता हूँ। नहीं तो मैं संभाजी नगर जाऊंगा, वहां से दिल्ली जा सकता हूँ। अगर मेरा मार्ग गलत भी हुआ और मैं पुणे चला गया तो भी मैं दिल्ली पहुंच सकता हूँ। मतलब
कौन सा भी वे से मैं वहां पहुंच सकता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात हम लोगों को प्रैक्टिस में समझना चाहिए, जो हैनमन सर ने बताया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें ध्यान नहीं देते। बीइंग होम्योपैथिक फिजिशियन, हम लोगों को क्योर तक जाना है, पेशेंट का क्योर करना है। हम लोगों ने जो जो भी टोटलिटी मिली, वो टोटलिटी के ऊपर एक पहली रेमेडी मिली, और रेमेडी से अगर क्योर नहीं हुआ तो वहां से रास्ता मिल गया, और दूसरी रेमेडी से उसका पेशेंट को क्योर मिल सकता है। कभी कभी एक से दूसरी रेमेडी तक जाना पड़ता है, फिर दूसरी रेमेडी के बाद क्योर मिल सकता है। कभी कभी दूसरी तीस कुछ टोटलिटी अलग आती है, तो ए रेमेडी मिल गई, ए रेमेडी के बाद दो रेमेडी पे जाना पड़ा, फिर क्योर मिल गया। कभी कभी दूसरा और एक थर्ड रेमेडी मिलती है, वहां से लेके हम लोगों को क्योर हो गया। और कभी कभी रेमेडी गलत भी हो गई, तो भी हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। कभी कौन सी चीज बंद नहीं हो सकती, रास्ता बंद नहीं हो सकता, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे टेंशन्स बढ़ा देने के कि मेरी रेमेडी गलती हो गई। तो ये एक बात, और दूसरी एक बात, ये सबसे समझना बहुत जरूरी है। ये क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे ऊपर, ये मिट्टी के उल्लू बैठे हैं, 6 है। मेरा एक ही क्वेश्चन आप सबको है कि ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, जिनमें जान नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहां से उनको उड़ाना है, तो मिनिमम कितनी गोलियां लगेगी? ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोगों को पोटेंसी समझना है आगे। व्हाट इज द आंसर? एनी आंसर, कितना मिनिमम लगेगा? सबका आंसर एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की है, जीवित नहीं है। ये जीवित होंगे तो बात अलग होती, मिट्टी के उड़ नहीं सकते। तो 6 गोलियां, ये आंसर सबका ही आना चाहिए, क्योंकि हर चीज उड़ाने के लिए अलग अलग गोली लगेंगी, एक साथ नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन बात जब जिसमें जान आ जाती है, एनिमेशन आ जाता है, तो बात बदलती है। देखो अभी ये सब पंछी जीवित है, और आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा कि कितना आपको गोलियां लगेगी उनको उड़ाने का है। कोई बोलेगा 1 गोलियां लगेगी, बात सही है। कोई बोलेगा नहीं, उनको खाली आवाज दे दिया तो भी उड़ जाएंगे। कोई बोलेगा 2 लगेगी, एक बहरा है। तो किसी का आंसर गलत नहीं है। वो जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। डायनामिक्स जब चला आता है, एनिमेशन जब चला आता है, तो कभी भी आंसर बदलता नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, और कोई गलत नहीं होता। उस सिचुएशन के अंदर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उस सिचुएशन के अंदर वो सही रहता है। तो जब भी हम लोग डायनेमिक समझेंगे, तो कोई गलत नहीं होगा। तो फाइट करने में जरूरत क्या है? किसी ने 1 गोली दे दी, किसी ने 10 गोली दे दी। तो मैं यही बोलूंगा कि हरिवंश राय बच्चन को ये बहुत अच्छी तरह से जान पहचान थी कि वो जो बोलते हैं वो हम लोगों को सही तरह से अप्लाई होता है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है बोला भला। अलग अलग पद बतलाते हैं सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। सब दोस्तों, हम लोगों को आगे चलना है। टॉपिक है रोमेटोलॉजी एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, एपोरिज्म 3, जिसको मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनन बोलते हैं। पूरा ऑर्गेनन का सार इसमें है। इसमें 2 चीजें हैं लेकिन जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। पहले है नॉलेज ऑफ डिसीज, कॉमा इंडिकेशन, और नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। हम लोग फोकस करेंगे पहले इसमें। क्या हो रहा है कि सब लोग एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं कि इंडिकेशन क्या है, ये लक्षण है, बस मेडिसिन दे दो। कोई ये देखता नहीं कि ये बात जो है पहले वाली, नॉलेज ऑफ डिसीज, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये समझेगा तो ये इसमें ट्रीटमेंट में आसानी होगी। ये नहीं समझेगा तो आप कभी भी क्योर नहीं पा सकेंगे। क्योर क्या है वो समझने के लिए नॉलेज ऑफ डिसीज इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे जरूरी है, ये हनीमन साहब ने बताया। और इसके ऊपर मतलब आज अगर समझना है आपको, तो आपको रोमेटोलॉजी के डिसऑर्डर समझेंगे तो उसको ट्रीट कर सा करने का वो समझेगा। पहला पार्ट जो है वो डिसीज है, और दूसरा पार्ट है उसके इंडिकेशन से अंडरस्टैंडिंग द सिक। और ये दोनों चीजें हम लोगों को सीखना है, तो हम लोग आगे चलेंगे।
शुरुआत मैं करूंगा 3 केसेस से। 3 केसेस मैं खाली आपको अभी पहले बताऊंगा, उसके बाद पूरी रूमेटोलॉजी का वो पार्ट बताऊंगा, और उसके बाद वो केसेस के आंसर्स। मेरा ये कहना है कि आप पूरा सुनेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली केस से। इसका केस है जुवेनाइल अर्थराइटिस। मेरे केस पेपर नंबर का R409। ये बच्चा है, मेरे पास लाया था कंधे पे उठा पे। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है उसका राइट नी पूरी तरह से स्वेलिंग है, उस जिसके अंदर इफ्यूजन हुआ है पूरी तरह से। और उस थोड़ा भी मोड़ नहीं पाता है। पैर 1 साल से पैर नीचे नहीं, जमीन के ऊपर नहीं रख सकता है, और पूरी तरह से फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में चला गया है। और ये बच्चा उसके पिताजी ने मेरे पास लेके आए, वो 9 जनवरी 2023 की बात थी। और वो सूजन इतनी थी कि उसको नीचे पैर रखना ही नहीं पा सकता था, उसको फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में चला गया था। और पूरी तरह से उसको उठा के उन्होंने मेरे पास लेके आया। 11 साल का बच्चा था। और आपने पिक्चर में देखा कि कैसा सूजन था। ये शुरुआत इस बीमारी के 2021 में हुई थी। एक उसकी विद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुरुआत में उसने पार्ट लिया था, और उस टाइम उसका पहले कोलों में दुखना शुरू हो गया। उसके बाद में उन्होंने संगमनेर में ही एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर पुणे में एक रोमेटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। उन्होंने उसकी जांच की, एएनए की टेस्ट की, उसके बाद वो पॉजिटिव आ गए। उसके बाद उसको 1 साल तक स्टीरॉयड चालू था। वो स्टीरॉयड इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चालू थी। सूजन कम, थोड़ी 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 करके कम हो गई। लेकिन वो कम होते होते वो इतनी आदत लग गई कि एक दिन भी उसकी गोली बंद नहीं हो पा रही थी। तो उसको उसके बाद में जरा अच्छा लगना शुरू हो गया। और फिर अगले साल 2022 में उसको वापस उसने पार्ट लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और उस टाइम दोबारा वैसी ही कंडीशन शुरू हो गई। और इस टाइम जब तकलीफ हो गई तो वो डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने और स्टेरॉइड का डोज बढ़ाया। लेकिन उसको फिर डायरिया शुरू हो गया। फिर उन्होंने बम्बई जाके एक रोमाटिकोलॉजिस्ट को बताया, लेकिन वहां भी कुछ फर्क नहीं हो रहा था। और बच्चा तो दिन पे दिन बहुत हालत में जा रहा था। तो ये कंडीशन में उसको मेरे पास लेके आए। और फिर ऐसे कंडीशन में उसके जब मैंने उसको चेक किया तो उसका दायां घुटना बहुत अधिक सूजा था, उसमें इफ्यूजन था, पानी हुआ था। वो शांत बैठा था, कुछ बात नहीं कर रहा था। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसके अफेक्शनेट जिसकी तरफ देख के प्रेम पैदा हो जाएगा। उसने दिसंबर 2022 से स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसकी पढ़ाई पढ़ाई करने की इच्छा पूरी बिल्कुल नहीं होती थी। भूत के सपने बहुत सारे आते थे, मीठी चीज बहुत पसंद थी उसको। खाने में खाली टेस्टी फूड, स्वादिष्ट, मतलब पाव भाजी चाहिए, कुछ बर्गर चाहिए, ऐसी चीज। बाकी वो कुछ खाना पसंद नहीं करता था। और पूरी तरह से दिन भर बिस्तर के ऐसे लेट के पड़ा रहता था। ये कंडीशन में ये बच्चा मेरे पास लाया था। तो ये पहली केस हम लोगों को डिस्कस करनी है, जिसका ईएसआर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 108 एट द एंड ऑफ 1 आवर था, 1 घंटे में। और उसका सीरम एएनए, एंटी न्यूक्लियर बॉडी, एएनए बॉडी एंटीबॉडी 65.16 स्ट्रांगली पॉजिटिव थी। उसके बाद में उसको ये ट्रीटमेंट चालू थी। उसमें फॉलिट्रैक्स जो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट है, फोलिक एसिड, ओमनाकॉर्टिल, ये ट्रीटमेंट उसको चालू थी। उसके बाद में उसका ये डायग्नोसिस जुवेनाइल अर्थो इडियोपैथिक अर्थराइटिस ये लिखा था। उसके बाद ये ट्रीटमेंट साल भर कंटिन्यूअस थोड़े बहुत इसमें चालू था। ये पहली केस मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरी केस, 3 केसेस मैं पहले बता देता हूं आपको। तीनों केसेस है एक ही टाइप के हैं, इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस के। एक क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस की केस है, मेरा केस पेपर नंबर है। ये लेडीज थी, 47 ईयर्स की। और
छोटी शॉर्ट स्टेचर थी, जो मेरे पास दो 27 जून 2022 को मेरे पास लाया था उनको। और उनको पूरे संडे पूरे जॉइंट्स उनके बुरी तरह से सूजन हुए कंफर्म हुए थे। उनका ईएसआर भी 125 mm था। और सब के सब जॉइंट फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में ऐसे हो चुके थे। और बहुत सारी दवा लेते लेते उनको क्रॉनिक हेडेक की भी शिकायत उनको पहले से थी, 2019 से उनको ये शिकायत थी। दूसरी बात, हेडेक जब शुरुआत हुआ था उसको सिर पर चोट लगी थी, उसके बाद में इस लेडी को सर दर्द शुरू हुआ था। वो ठीक नहीं हो रहा था, बहुत सारे पेन किलर्स उन्होंने खाए थे। थर्ड थिंग, उनके सब सबके सब जॉइंट, एल्बोज, नीज, शोल्डर, सब सब जॉइंट उनको तकलीफ देते थे। और जब लाया तो उनके हस्बैंड, उनका लड़का सब साथ में लेके आए और पकड़ के उनको मेरे क्लिनिक पे लाया था। तो ऐसे कंडीशन में वो मेरे पास आए। उनको जब भी मैंने केस ली तो वो बहुत कम बात करने वाली लेडी थी। जब भी मैं पूछ रहा था तो उनके आंसर्स बहुत कम आते थे। बहुत उन वो एक ही टेंशन के ऊपर, बहुत उनके हस्बैंड में भी बताया, बच्चे में भी मुझे बताया कि उनको एक टेंशन बहुत है, और वो उनके मायके के रिश्तेदारों के साथ बहुत सारा विवाद चल रहा है वो पितृ की संपत्ति के ऊपर। और उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके ऊपर उनका बहुत सारा प्रॉब्लम था, और उससे वो पीड़ित थे। और ये बहुत दिन से 2-3 साल से ये चल रहा था। उसके बाद में ये संधिवात शुरू हो गया था। उसके बाद में उनको इतना डिस्टरबेंस था, डिप्रेशन में थे वो, कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कितना भी अच्छा म्यूजिक भी लगाया तो उनको अशांति होने लगती थी, बेचैनी होने लगती थी, वो बंद कर देते थे। किसी भी इंटरेस्ट नहीं रहा था वो। 2-3 चीजें, उनके स्टेरॉइड निरंतर लेने से लीवर के ऊपर परिणाम हो गया था। हेपेटिक डिसऑर्डर्स उनको बड़ा हो शुरू हो गया था। उसके बाद में पूरे बॉडी पे सूजन चाहिए थी, पफीनेस था, चेहरा पूरा फुला हुआ था, पूरे बॉडी पे सूजन थी, ड्रॉप्सी थी। ऐसे कंडीशन में ये पेशेंट को मेरे पास लेके आए थे। ये दूसरी केस थी। और तीसरी केस थी, ये यंग लड़का है, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है ट्रीट करने में। हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, बुक्स में लिखा है कि आपके शत्रु को भी ये हो गया तो भी अच्छा नहीं है, इतना ये बीमारी तकलीफ वाली बात रहती है। ऐसा एक पेशेंट मेरे पास लेके आए थे। एक बॉय 24 ईयर्स का था। और 7 मई 2020 में मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। उसको कमर से निचले हिस्से में बहुत तकलीफ थी, और जैसे सायाटिका रहता है, पूरी तरह से सून पड़ता है, ऐसी कंडीशन में उसको मेरे पास लेके आए थे। उसने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को बताया था, उन्होंने बोला कि ये डिस्क प्रॉब्लम से वजह से हो रहा है। उन्होंने उसको ट्रैक्शन दिया, रेस्ट दिया, लेकिन वो कुछ कम नहीं हो रहा था। पूरी कमर ऐसे जकड़न जैसी पैक हुई थी। और चलते वक्त वो दोनों हाथ कमर पे लग के आगे झुक के थोड़ा सा आ रहा था, चल रहा था। मेरे पास जब आया, मैंने पेशेंट को बिस्तर पे लिटाया और बोला कि एक एक पैर ऊपर उठाओ, जिसको एसएलआर बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। और ये स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट उसकी पूरी तरह से सामान्य थी, नॉर्मल थी, उसमें कुछ फर्क नहीं था। उसके बाद में मैंने एफआरएसटी, जिसको फिमोरल रूट स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, वो चेक कर दिया। वो भी निगेटिव था। लेकिन पेशेंट को बिस्तर में टर्न होने में इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था। और दूसरी बात, बरसात के दिनों में, ठंडे दिनों में उसकी तकलीफ बहुत बढ़ती थी। तो मैंने इतना ही कहा कि ये मुझे नहीं लगता ये डिस्क की वजह से है, आपको कुछ और चेकअप करना जरूरी है। उसके उसके अंदर कुछ चीजें बहुत सारी मैंने पाई। एक, पहले वो दूसरों की तरफ उसको कोई कोई से का कोई कष्ट में हो, कोई तकलीफों में हो, वो सहा नहीं जाता था। वो उसके बारे में भी बहुत अच्छा सोचता था। दूसरी बात, उसको एक टेंशन बहुत बड़ा था। वो 10वीं में फेल हो गया था, और वो उसके दिमाग में से नहीं जा रहा था। 10वीं में फेल हो गया, उसको 8 साल हो गए थे, लेकिन वो चीज उसको सताती थी कि मैं मेरा
शिक्षण बंद हो गया और मैं मुझे खेती करना पड़ रहा है, और वो उसको बहुत तकलीफ देता था। तीसरी बात, उसका चेहरा बहुत ग्रीजी था, ऑयली था, चिकना था। ये सामने वाले दिखाई पड़ने वाली बात थी। उसको उसके परिवार में उसके मामा को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था, उसके माता को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था, और इसका एक छोटा भाई है जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ था। लेकिन किसी ने भी उसका एंकिलोजिंग का चेकअप HLA-B27 नहीं किया था। मैंने बोला वो पहले करने के, हम लोगों को फिर ट्रीटमेंट चालू करने की। ये सर उसका था 130 mm, और फिर मैंने HLA-B27 किया, उस पॉजिटिव आ गया, उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की केस है। इन तीनों केस मैंने पहले बताए क्योंकि ये तीनों एक वैरायटी में जाने वाले केसेस है, एक टाइप में जाने वाले केसेस है। तो हम लोगों को अभी ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट आ गया तो क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या रेमेडी देना चाहिए? सब लोग क्या करते हैं कि जो सिम्टम देखते हैं मेडिसिन देते हैं, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेडिसिन का जितना असर चाहिए उतना नहीं होता। वो पेशेंट यहाँ से वहां या एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह घूमते फिरता है, और फिर वो नाराज हो जाता है। लेकिन ये ऐसी केसेस ट्रीट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को खाली रेमेडी नहीं ढूंढना है, उसकी कोशिश नहीं करना है। पहले ये सीखना है कि ये कौन से टाइप में जाता है, क्योंकि वो समझेगा तो आप ट्रीट कर सकेंगे, ये नहीं समझेगा तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को ये समझना जरूरी है। तो हम लोग पहले रोमेटोलॉजी क्या है उसका क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे। ये मैंने जो सीखा है मेरे सर से, मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। तो जब भी हम रोमेटोलॉजी डील करते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू और जो भी हड्डी है इसके इसके प्रति होने वाले जो बीमारी रहती है, उस बीमारी सब रोमेटोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट्स, बोन्स, इसकी जो भी बीमारी है वो सब एक साथ जिसमें कलेक्ट होती है उसको रोमेटोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इसके तीन अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी टाइप। सेकंड टाइप जो बोलते हैं उसको मेटाबॉलिक, जो चयापचय की वजह से होने वाला है। इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन होने की वाली वजह से होते हैं। और तीसरा जो है तो उसको बोलते हैं डिजेनरेटिव, जिसको घिसाव होने से तकलीफ होती है। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के रोमेटो डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो पहला सूजन वाले, उसका सिंपल एग्जांपल हम लोगों को पता है, जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है, ये कॉमन एग्जांपल हो गया। जब चयापचय संबंधी होगा, गाउट की एक सिंपल एग्जांपल है। और तीसरा डिजेनरेटिव, ये तो हम लोग रोज ही अपने ओपीडी में देखते हैं, जिसको घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, कभी कभी एंकल्स की होती है, कभी गर्दन की होती है, कभी कमर की होती है, ये डिजेनरेटिव। आपके आज के ये प्रश्न में हम लोग खाली पहला टाइप जो है इन्फ्लेमेटरी, इसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। तो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में इतने सारे एग्जाम्पल्स है, जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डार्थराइटिस बोलते हैं, जो अनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस इसमें चला आता है। उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से होने वाला इन्फेक्टिव मिसलेनियस अर्थराइटिस चला आता है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, इन्फ्लेमेटरी में चला जाता है। प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये बीमारी भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज में, रोमैटिक डिसऑर्डर में चली जाती है। पॉलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस, और लास्ट में अर्टेराइटिस। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो पहले वाले इन्फ्लेमेटरी वैरायटी में चले जाते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, और सबसे डिफिकल्ट एलोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए उनके पास है तो इन्फ्लेमेटरी वैरायटी। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी वैरायटी में जो कॉज है वो कॉज वो ढूंढ नहीं पाते, जिसकी वजह से पेशेंट पहले नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी रेमेडीज लेते हैं। उससे अच्छा नहीं लगा तो स्टेरॉयड पे चले जाते हैं, स्टेरॉयड के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं, और दिन पे दिन खराब होते जाती है, टिश्यू खराब होती है, किडनी के ऊपर असर होता है, प्रॉब्लम आता है। और ये सब इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस अगर समझ जाएंगे आप सही तरह से, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप हर किस केस में रिजल्ट पा सकते हैं, अगर आप सही तरह से उसको अप्रोच करेंगे।
दूसरा है मेटाबॉलिक गाउट और कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, सीडो गाउट, इस प्रकार के चयापचय के रोग है जो हम लोग बाद में नेक्स्ट सेशन जब होगा अक्टूबर में तब देखेंगे। ये थर्ड वन डिजेनरेटिव जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पॉन्डिलोसिस है, ये भी हम लोग उसी टाइम सेकंड सेशन में उसके उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग शुरू करेंगे इसमें फर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि इंफ्लेमेटरी वैरायटी, चयापचय की मेटाबॉलिक वैरायटी, और तीसरी डिजेनरेटिव वैरायटी, इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है ये समझेगा तो ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। इन्फ्लेमेटरी वैरायटी में आप पक्का समझो कि वहां सूजन पहले आती है, सूजन होने के बाद जल्दी सूजन आ गई तो उसके बाद में घिसाव शुरू हो जाता है, डिजेनरेशन। सो इन्फ्लेमेशन शुरू होके डिजेनरेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी वैरायटी। मेटाबॉलिक में कुछ किसी पदार्थ यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के वजह से वहां सूजन आ जाएंगी, सूजन होने के बाद डिजेनरेशन होगा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में होता है। और तीसरी बात रहती है जिसको डिजेनरेटिव बोलते हैं, घिसाव से शुरू होने वाली बीमारी। यह घिसाव पहला है, और घिसाव होने की वजह से जब जॉइंट एक के ऊपर दूसरी के ऊपर घिसता है तो उसके वजह से सूजन होती है। एग्जैक्टली अपोजिट है इन्फ्लेमेटरी के। सो पहला डिफरेंस, इन्फ्लेमेटरी में इन्फ्लेमेशन पहला, डिजेनरेशन बाद में। चयापचय में, मेटाबॉलिक में पहले डिपोजिशन, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर डिजेनरेशन। और तीसरा डिजेनरेशन में डिजेनरेशन पहला और फिर इन्फ्लेमेशन। दूसरी बात कब होता है इन्फ्लेमेटरी जो भी डिसीजेस है, तो 20 से 30 साल, ये डिकेड में बहुत कॉमन रहता है। कभी भी हो सकता है लेकिन ये डिकेड बहुत कॉमन है, वहां शुरुआत होती है। मेटाबॉलिक का 15 साल, मेल में पुरुषों में 15 साल के ऊपर, और फीमेल्स में 40 साल के ऊपर ये बीमारी कॉमनली आ जाती है। और डिजेनरेटिव अभी वो 35-40 में ही शुरू हो गई, लेकिन पहले लोगों को ये 60 to 70 में शुरू होता था। सो ये उसका दूसरा एक डिफरेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि इन्फ्लेमेटरी वैरायटी में एक्यूट मतलब तीव्र बीमारी कभी कभी शुरुआत में होती है और बाद में क्रॉनिक में चला जाता है। गाउट में और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी सिमिलर प्रेजेंटेशन रहता है कि एकाएकी पहला अटैक बहुत सीवियर एक दिन में हो जाता है और फिर वो क्रॉनिक बन जाता है, दीर्घकालीन बन जाता है। डिजेनरेटिव लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक एक ग्रेजुअली डेवलप होने वाली बीमारी है, उसको क्रॉनिक में दीर्घकालीन में ही चला जाता है। उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी में इट इज, ये डिसीज जो है तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स एट अ टाइम अफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी एक जॉइंट अफेक्ट होता है, लेकिन जब भी बायलैटरली सिमेट्रिकल, दोनों साइड, दोनों हाथ, दोनों पैर के पंजे, वहां के स्मॉल जॉइंट से जो पहले इन्वॉल्व होंगे फिर बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होना शुरू होता है। मेटाबॉलिक बहुत बार एक ही जॉइंट पहला इन्वॉल्व होता है, बॉल ऑफ द ग्रेट टो, और फिर कभी कभी ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। डिजेनरेटिव में हमेशा ही एक ही जॉइंट से शुरुआत होती है, वेरी ओकेजनली पॉलीआर्थराइटिस तैयार होता है, नहीं तो कभी भी मोनोआर्थराइटिस, एक ही जॉइंट अफेक्ट होता है। फिर दूसरी बात, कॉजेस, किस वजह से होता है। इन्फ्लेमेटरी में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम से जाना आता है। हम लोगों को वही सीखना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, कि अपनी खुद की प्रतिकार शक्ति क्यों ये बीमारी पैदा करती है, और होम्योपैथी में उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है। और दूसरी बात, मेटाबॉलिक में खुद जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये किडनी पे प्रॉब्लम हो गया, यूरिक एसिड बाहर निकल नहीं गया उसके वजह से शुरू हो गया, कभी कभी बहुत प्रोटीन खा लिया फिर शुरू हो गया, इसलिए उसको सेकेंडरी डिसऑर्डर बोलते हैं। और डिजेनरेटिव मतलब ये घिसाव है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे डिजेनरेशन शुरू होता है, उसके वजह से वो तैयार होने वाली बीमारी है। इन्फ्लेमेटरी वैरायटी में एक ही खाली जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसा नहीं रहता, सभी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट इन्वॉल्व होता है, कभी कभी ब्रेन इन्वॉल्व होता है, कभी लंग्स पे परिणाम चले आते हैं, कभी लीवर पे आते हैं, किडनीज के ऊपर आते हैं। तो एक सिस्टम जॉइंट अफेक्शन नहीं रहता है इन्फ्लेमेटरी में। मेटाबॉलिक में सिलेक्टिव सिस्टम रहता है, किडनी होंगी नहीं तो जॉइंट होगा, कभी कभी स्टोन बनेंगे। डिजेनरेटिव ने एक ही जॉइंट और सिलेक्टिव जॉइंट जहां घिसा हो गया वही तकलीफ होंगी।
तो ये सब चीजें हैं। फिर निदान करना, तो कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट, कम से कम क्लिनिकल नॉलेज हम लोगों को चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोग्राम ईएसआर। इसमें बहुत सारे लोग ईएसआर नहीं करते। ईएसआर बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को प्रोग्नोसिस बताता है। अभी ये तीनों केसेस में मैंने ईएसआर लिखा था। वो ईएसआर जब कम होते चलता है, इसका मतलब हमारी रेमेडी सही है। ये बढ़ते जा रहा है तो हमारी रेमेडी गलत है। ये ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये हीमोग्राम के साथ ईएसआर होना जरूरी है। आरए फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव। आरए फैक्टर से ऊपर रोमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज होता है ऐसा नहीं है। आरए फैक्टर के ऊपर इतना ही है कि वो संधिवात आरए पॉजिटिव संधिवात है क्या आरए निगेटिव संधिवात है, ये समझने के लिए। आरए टेस्ट निगेटिव आ गई इसका मतलब संधिवात नहीं, ऐसा नहीं। जोड़ों का दर्द है तो वो संधिवात है, लेकिन आरए फैक्टर नहीं होने वाला संधिवात है, जिसमें प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। आरए पॉजिटिव में इतना अच्छा नहीं रहता। एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ये डिसऑर्डर जो भी है वो सब भी सबके सब डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद जो टॉक्सिन तैयार होते हैं उसके वजह से तैयार हो जाते हैं। इसलिए एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ये जांच करना जरूरी रहता है, जिसके ऊपर हम लोग रोमैटिज्म डायग्नोज करते हैं। यूरिक एसिड गाउट के लिए किया जाए टेस्ट करने वाले टेस्ट है। एएनए टेस्ट हम लोग करते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों को समझता है कि ये बीमारी कभी कभी सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, जैसे एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, उसके लिए एनए टेस्ट किया जाता है। और एक्सरे जरूरी के ऊपर एक्सरे, स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से डायग्नोस करने के लिए काम आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग सेमिनार हो सकता है। हर चीज कैसे समझनी कैसे नहीं वो बाद में बात है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम एक ही ऊपर आज कंसंट्रेट करेंगे, सूजन वाला गठिया जिसको इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको रुमेटॉइड अर्थराइटिस। हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका वजह समझ में नहीं आता। ये बीमारी अगर होम्योपैथिक हिसाब से समझेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में दो जात की रिएक्शन रहती है, जो नॉर्मल है, जो सोरिक है। तो जो फैक्ट हो गई, जो जो कुछ अभी घड़ा सामने हो रहा है, उसको जो आदमी रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, मतलब क्रिया हो गई प्रतिक्रिया हो गई, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सोरिक रिएक्शन है। लेकिन जो भी साइकोटिक इंडिविजुअल रहते हैं उसमें ये एबनॉर्मल रहता है। मतलब क्या, तो इसमें एक चीज है, इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, पता ही नहीं फैक्ट है नहीं है, इमेज है। और वो इमेज के बारे में रिएक्शन देना शुरू हो जाता है, मतलब वो फैक्ट फैक्ट नहीं होते भी फाइटिंग करना शुरू होते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। साइकोटिक मायाज्म में आदमी को अंदर से पता चलता है कि वो वीक है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता, उसको वो हाइड करना है, किसी को दिखाना नहीं है। और ये आदमी, ये जो भी साइकोटिक मायाज्म के आदमी रहते हैं, उनको एक चीज रहती है कि वो इतने कावर्डाइज रहते हैं, भेकड़ रहते हैं कि उनको किसी ने कुछ बात भी करे, उनको किसी ने कुछ शब्द बता दिया कि अरे वो आदमी आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, उसको पता भी नहीं है ये बात सही है क्या गलत है, उसको ये पता नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में शुरू हो गया, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, ये क्यों बोला। वो दिन रात उसके ऊपर सोचना शुरू होता है। अभी देखो, यह फैक्ट हुई नहीं हुई किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में जो इमेज पैदा हुई वो इमेज की तरफ रिएक्शन देना प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। मतलब वो किसी से फाइट करता है, वो खुद से फाइट करना शुरू करता है। ये जिसको समझ में आ गया तो उसको ये समझ में आएगा कि तथ्य के साथ प्रतिक्रिया दी तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ छवि और कल्पना तैयार हो गई और उसके सामने प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो सामने वाले तथ्य फैक्ट नहीं है फिर भी प्रतिक्रिया तैयार कर रहा है, उसकी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी तैयार हो रही है, और वो एंटीबॉडी अपने ही शरीर के विरुद्ध कार्य करती है। तो सभी
लोग ये समझ लो कि कौन सी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शुरू होते वक्त उसका मायजम साइकोटिक ही रहता है, जिसमें आंतरिक कमजोरी रहती है, और वहां से शुरू होके वो सिफिलिटिक कर बाद में डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। लेकिन स्टार्ट इज ऑलवेज साइकोटिक, स्टार्ट साइकोटिक मायाजम से होता है। ये एक बार समझ में आ गया तो हम लोगों को जब भी मेडिसिन ढूंढते हैं तो हम लोगों को ऐसी मेडिसिन ढूंढ में जो साइकोटिक है, जो साइकोसिपिलिटिक है, ऐसी ताकत वाली मेडिसिन हम लोग जब उसके लिए ढूंढेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। हम लोग खाली सुपरफिशियल रेमेडी ढूंढते रहेंगे तो हम लोग खाली पैलिएशन पैदा करेंगे, क्योर की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तो इन्फ्लेमेटरी वैरायटी जब भी तैयार होती है तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसके पीछे मायाजम साइकोटिक है। ये एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझेगा कि ये साइकोटिक डिपोजिशन बाद में सिपिलिटिक में कन्वर्ट हो जाता है और आदमी दिन पे दिन खराब होते चलता है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सबसे एक, वो जो अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हम लोग रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज है। मतलब क्या? तो उनकी जॉइंट से फिक्स हो गए तो फिक्स ही, वो सीधा होता ही नहीं है। धम में जेड डिफॉर्मिटी, मैं मेरा एक पेशेंट का फोटोग्राफ भेजने दिखाने जा रहा हूँ जिसमें जेड डिफॉर्मिटी कैसी होती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी कैसी होती है फिंगर्स में, वो भी आप देख पाएंगे। और ये स्वान नेक मतलब हंस की गर्दन जैसी होती है, वैसे उनकी उंगलियां हो जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये बीमारी अगर यहाँ तक आ जल गई तो उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। इस कंडीशन में हम लोगों को इतनी ताकत वाली मेडिसिन चाहिए जहाँ से उसको वापस ला सके। तो ये देख लो, अभी ये फोटोग्राफ है, ये देखो, ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये मेरे एक पेशेंट का फोटोग्राफ है, ये भी 28/9/23 की केस है। देखो टिपिकल स्वान नेक डिफॉर्मिटी है उसकी, ये अंगली, ये जेड डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको, जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हो जाती है। ये देखो उसका दोनों ही एक इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये समझना जरूरी है कि ये पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला गया है, उसको वहां से लेके आना है तो ताकत भी उतनी लगेगी। आपको अगर इसको इलाज करना है तो इसमें दो चीजें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। हम लोग खाली ट्रीटमेंट की तरफ देखेंगे तो हम लोग कभी भी उसको वापस नहीं ला सकेंगे अनलेस वी लुक टुवर्ड्स मैनेजमेंट। उपचार खाली अलग है और प्रबंधन अलग है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं वो चीज आपसे बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथ मैंने देखे, वो खाली उपचार करते हैं लेकिन वो केस की तरफ ध्यान नहीं देते, मैनेज नहीं कर पाते, इस वजह से वो पूरी तरह से पेशेंट को बाहर नहीं लेके आ सकते। तो ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, तो उसमें एक ही मेडिसिन दिया, बस पेशेंट आ गए, इसने इतने इंडिकेशन दिए, उसको मेडिसिन दे दिए, ये साइंस हो गया। लेकिन अब जब उसकी तरफ पूरी तरह से देखेंगे, हैनिमन सर ने साइंस एंड आर्ट बोला है, मैनेजमेंट बोला है, उन्होंने कभी भी नहीं बोला एक रेमेडी दे देने की। उन्होंने सब चीजें बताई है, उन्होंने ऑक्सिलरी मेजर्स की तरफ, डाइट और रेजिमेंट की तरफ पूरी तरह से लिखा है ऑर्गेनन में। और हम लोग उसको कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते, देखते नहीं। तो जब भी मैनेजमेंट करना है तो उसके साथ सहयोगी ट्रीटमेंट क्या क्या लगेंगी, क्या उसको सह उपचार क्या लगेगा, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सहायक उपाय और फिर दवा, ये दो चीजें जब एक साथ चले आते हैं तो हम लोग पेशेंट को बहुत बुरी हालत से अच्छी तरह लेके जा सकते हैं। और खाली ट्रीटमेंट देंगे, दवा देंगे तो वो नहीं हो पाता। इसलिए मेरा कहना है कि इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, और आज वही सीखना है आपको एक सेशन में। ऑक्सिलरी मेजर्स में क्या क्या चले आता है, तो सबसे पहले कि साइकोथेरेपी, पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरह से बर्ताव, उसके साथ बात करना, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो डिस्कस करना है, उसको कहाँ प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में कहाँ फिक्सिटी है वो ढूंढना, उसको रीएश्योरेंस देना, उसको आश्वासन देना कि उसमें से वो कैसे बाहर आ सकता है, क्या करना पड़ेगा। उसको रेस्ट कभी जरूरी है तो रेस्ट कभी देना ये भी समझना जरूरी है। और कभी एक्सरसाइज करना जरूरी है वो भी हम लोगों को पता है। हम लोगों को अगर पता है तो हम पेशेंट को बता सकेंगे कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस की केस आ गई और जकड़ गया है, तो रेस्ट में वो कर चला नहीं जाएगा, तो और जकड़ते जाएगा, उसको उसमें से बाहर लाना है तो उसको एक्सरसाइज की जरूरत है। लेकिन कभी उसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगर पेशेंट चला गया तो उसको
वो इन्फ्लेमेशन सेटल होने तक रेस्ट की जरूरत रहती है। तो ऐसी ये सब चीजें क्लिनिकल जो है वो समझना बहुत जरूरी है। ट्रैक्शन ये भी एक सब सब कभी कभी जरूरी रहता है कि पेशेंट को गर्दन की बहुत एक्यूट तकलीफ हो रही है, तो ट्रैक्शन देना, कभी कमर की ट्रैक्शन देना। ये कब जब डिस्क प्रोलैप्स है उसके साथ सीवियर सायाटिका है, तो ट्रैक्शन, ये चीजें एलोपैथिक नहीं है, ये सब ऑक्सिलरी मेजर्स है और वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सेम इज ट्रू विथ कैलिपर्स। कैलिपर्स मध्ये कभी गर्दन में पट्टा लगा दिया, कुछ कुबड़ों के साथ पेशेंट चला आया गया, कभी कभी पेशेंट बहुत डिहाइड्रेशन मुआ हो गया तो उसको आईवी फ्लूइड्स लगा दिया। इन चीजों को सहायक उपाय बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेजर्स, और वो देना समझना जरूरी है। अभी हम लोग मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे मैनेज करने का। तो पहले एक्यूट वैरायटी, तीव्र, और दूसरा डिस्कस करेंगे दीर्घकालिक। हम लोग डिवाइड इसलिए किया है कि इसमें इसकी मैनेजमेंट अलग रहेगी, इसकी मैनेजमेंट अलग रहेंगी। तो पहले हम लोग चले जाते हैं कि एक्यूट रोमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे मैनेज करनी, उसकी तरफ ध्यान दो। कि दो पार्ट किए मैंने, एक ऑक्सिलरी एक साइड को दिया है, दूसरा मेडिसिनल दिया है। इन सब एक्यूट कंडीशन, अगर पेशेंट कल उसको तकलीफ होना शुरू हो गया है, जोड़ों का दर्द लेके पेशेंट आ गया है, उसको बहुत सारा स्वेलिंग है और बहुत बुखार में चला गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो उस टाइम पे रेस्ट टेम्पररी जरूरी है। इमीडिएट उसको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, उसको रेस्ट देना जरूरी है, इन्फ्लेमेशन तब कम हो जाता है। दूसरा, उसको रिएश्योरेंस, गारंटी चाहिए कि यस मेरे मेरे मेडिसिन से आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको इतना एक्यूट ट्रबल में चला गया था एक ही दिन में। पहले दिन अच्छा था, दूसरे दिन कि पूरे पूरे जॉइंट स्वलन हो गए। लेकिन उनका मेरे ऊपर विश्वास था, मैंने बहुत उसको उस कंडीशन में मेडिसिन दे दी था, और 2 दिन में वो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल आ गया। उसका आरए स्ट्रांगली पॉजिटिव आ गया था, फिर भी वो बाहर निकल आ गया क्योंकि वो एक्यूट अटैक था ऑक्सिलरी। और फिर मैंने ये चीजों की तरफ ध्यान दिया। उस इस कंडीशन में मेडिसिन में एक्यूट सिमिलिमम की जरूरत रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात भूलो मत कि रस्टॉक्स जिसका एक्शन 1 से 7 दिन है, डल्कामारा, ब्रायोनिया, यहाँ मैं बाद में एक केस बताऊंगा, अगर टाइम मिला तो ये केस मैं जरूर बताऊंगा। और ये केस अगर ऐसे कंडीशन में पेशेंट सेटल हो गया, उसके बाद उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल माइजमेटिक रेमेडी देना, गहराई से कार्य करने वाली दवा दे के उसको परमानेंट ठीक करना, ही हम लोगों का पार्ट रहता है। तो ये एक्यूट इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। क्रॉनिक में हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को मेडिसिन चुनने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेष लक्षण उपलब्ध नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? पेशेंट को समझना तो चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जिसको पैथोलॉजी समझ गई, और पैथोलॉजी जिन्होंने उनके मेडिसिन से कंपेयर की, तो वो मेडिसिन ढूंढ पाता है। तो ये मेरा खुद का है, मैंने बनाया है, आपके लिए बहुत काम आ सकता है। देखो कि पहले पेशेंट जब भी तुम्हारे पास चला आता है पैथोलॉजी का एस्पेक्ट में, तो ये अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस, ये मैंने कलर उस हिसाब से चुने हैं कि जो इन्फ्लेमेशन जो है, तो ये पहला स्टेज जब आता है कि शुरुआती अवस्था में पेशेंट जब तुम्हारे पास चला आता है, जो एक जिसको फिक्स हुआ नहीं है, मतलब पेशेंट गला में बहुत दर्द है, डॉक्टर बहुत दर्द है, लेकिन वहां अभी तक सूजन दिखाई नहीं पड़ रही, लाली दिखाई नहीं पड़ रही, कुछ नहीं दिखाई, लेकिन बहुत पेन है और पेशेंट इतना बेचैन है, तो ये एकोनाइट इन्फ्लेमेशन, फॉर कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये प्राइमरी सिम्टम है पेन, ये यहाँ एकोनाइट स्टेज है। इसके बाद में चला आता है फेरम फॉस, ये फोर्थ स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जहां थोड़ा थोड़ा सूजन आना शुरू हो गया, कलर बदलना शुरू हो गया, ये पिंकिश तरफ चला जाता है, या एक्सुडेशन, मतलब सूजन अंदर तक दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अंदर ग्लैंड लाल होना शुरू हो गया, ये फेरम फॉस की स्टेज आती है। उसके बाद में पूरा एब्सोलूट रेड जो आता है, वो कंजेस्टिव स्टेज कहा जाता है, जिसको बेलाडोना बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जिसमें आपको ये पूरी तरह से लाल भड़क पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा। उसके बाद चला आता है वो थोड़ा डार्कनेस, जलसेमियम,
यह सूजन, पेशेंट सूजन में चला जाता है, उसके बाद डल हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है, थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है, और ये पोस्ट इन्फ्लेमेशन की स्टेज में लास्ट एंड में जाने वाला है। तो यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस चला आता है, चेहरों के ऊपर डार्कनेस चला आता है। ये फर्स्ट स्टेज की लास्ट पॉइंट रहता है, और फिर सेकंड स्टेज तक चला जाना शुरू होता है। और ये कंडीशन में हम सेकंड स्टेज इन्फ्लेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी काली मूर, जहां एक्सुडेशन मतलब प्रोटीन रिच फ्लूइड वहां आना शुरू हो जाता है, सूजन पैदा होना शुरू हो जाता है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे सेल्स आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये शुरुआत की कंडीशन है, जहाँ फाइब्रिनस प्लास्टिक एक्सुडेट आता है। तो ये काली मूर की स्टेज शुरू हो गई। काली मूर के बाद ये थोड़ा पीला ग्रीनिश येलोइश तक चला जाता है। तो ये पल्सैटिला है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पल्सैटिला शुरू हो जाता है। सेकंड टू थर्ड स्टेज, इन बिटवीन स्टेज इज कवर्ड, पेल्साटिलस से तैयार हो जाती है। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक काली सल्ब, जिसमें पिक और पूरी तरह से सूजन में पस तैयार हो गया, और वो पूरी तरह से येलो है, दिखाई पड़ रहा है येलोनेस। ये डायरेक्ट येलोनेस जब दिखाई पड़ता है तो ये काली सल्ब है। पल्साटिल की थोड़ी आगे वाली स्टेज। और फिर इसके बाद में जब उसमें पूरी तरह से जो अंदर जमा हुआ खराब पानी, सब चीजें, सेल्स, सब डेब्रिज जिसको बोलते हैं, वो पस के अंदर मिक्स हो जाता है, तो ये डार्क बन जाता है। ये थोड़ा थोड़ा चॉकलेटी तक जाता है, तो इसको कल्केरिया सल्फ की स्टेज करते हैं, जहाँ थिक डार्क येलो डिस्चार्ज तैयार हो जाता है। और यहाँ थोड़ा सा उसको वेंट शुरू हो जाता है, उसको एक छोटा सा बाहर निकलने का रास्ता शुरू हो गया है, लेकिन निकला नहीं है। और लास्ट स्टेज जब आती है वो सिलिका, जहाँ वो ओपन हो जाता है, जहाँ पूरी तरह से फुस्सुला निकल जाता है, एक साइनस तैयार हो जाता है, और एब्सेस, राइपन एब्सेस निकल जाता है। ये जो स्टेज है वो सिलिका की स्टेज है। वो प्रमोट भी करता है, सपोरेशन प्रमोट करना है और आपको निकालना है, तो सिलिशिया 6x पोटेंसी में आप रिपीट करो, वो निकल जाएगा। तो ये समझ में आएगा तो हम लोग इस हिसाब से भी अंदर केस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये सीखना बहुत जरूरी है, इसको पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। दूसरी बात, पेस ऑफ रेमेडीज, औषध जो हम देते उसकी गति क्या है। एकोनाइट वेरी फास्ट, वेरी एक्यूट, बहुत जल्दी, तीव्र गति है। लेकिन कलकेरिया कार्ब जैसी रेमेडी है जिसको बहुत स्लो एक्ट होता है, तो हम लोगों को गड़बड़ करके नहीं चलता, उसको टाइम देना पड़ेगा। सेम इज ट्रू बराटा का। बराटा का जब भी देंगे तो बराटा का, आप बोरिक में पढ़ो, लास्ट डोज में लिखा है बराटा इज स्लो इन एक्शन, सो इट बियर्स रिपीटेशन, इट, उसके लिए टाइम लगता है। बराटा एक दिन में काम करने वाली रेमेडी नहीं है, तो उसको रिपीट करना जरूरी है। तो हम लोगों को हर हर रेमेडी का पेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू डील विथ रूमेटोलॉजी, कि आपको साइट ऑफ एक्शन, रेमेडी कहाँ एग्जैक्ट एक्शन तैयार करती है वो समझना जरूरी है। और फिर उसका सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मोड ऑफ एक्शन, कि कैसी किस तरह से वो एक्ट करती है, दर्द कैसा नियंत्रण करती है, ये दोनों चीजें समझेंगे तो हम लोगों को रोमेटोलॉजी में ट्रीटमेंट देना आसानी हो जाती है। तो हम लोग एक कुछ एग्जांपल लेंगे। ये रेस्टॉक्स आपको बहुत पॉपुलर रेमेडी है। कभी भी कुछ स्ट्रेन हो गया, खिंचा हुआ गया, तो ये रेमेडी बहुत काम की रेमेडी है। कोई कुछ उठाने में गए और स्ट्रेच किया, और ये रस्टॉक की कंडीशन है। स्प्रेनिंग एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब तान देना, और स्प्रेनिंग मतलब उसके फाइबर्स कट होना। और कहीं भी स्ट्रेच करने के बाद ये हो गया तो रस्टॉक्सिस पहली रेमेडी। और कभी भी लो पोटेंसी में नहीं देना। कभी भी ऐसे कंडीशन में आप देंगे तो 1 m 10 m 10 m आई विल सजेस्ट इट टू एक्ट सो फास्ट, वो बहुत जल्दी काम करता है। रूटा सेकंड रेमेडी, ये रेमेडी देखो, इसके फ्लेक्सर टेंडेंस पे एक्शन है, हैमस्ट्रिंग के ऊपर और टेंडो एचिलिस के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे समझना जरूरी है। सो गोल्फर्स एल्बो का केस आ गया तो रूटा क्यों काम होती है, क्योंकि वो फ्लेक्सर टेंडन्स पे एक्शन करती है। रस्टॉक्स एक्सटेंसर टेंडन पे एक्ट करती है, इसलिए वो टेनिस एल्बो में काम चल उसका चला आता है। ये समझना जरूरी है। लंबर स्ट्रेन, क्रस्टॉक्स बहुत जल्दी तरह से काम में आ जाएंगी। सो कभी कभी हम लोगों को बहुत सारे पेशेंट आते हैं जहाँ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, मतलब दोनों बीच में जो अपने रिब्स है, रिब्स और स्टर्नम जोड़ने वाला जो जॉइंट है जिसको कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बोलते हैं, वहाँ सूजन है। वो कॉन्ड्रल मतलब ये कंप्लेंटली एक्शन जो है उसकी, वो
वहाँ के टेंडन्स के ऊपर है, उसके वहाँ की कार्टिलेजेस के ऊपर है, रूटा रेमेडी वहाँ काम आ जाती है। तो मोड ऑफ एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेली बेली स्पर, रेलवे स्पाइन जिसे बोलता है, जो स्टिफनेस पूरी तरह से चला जाता है, तो बेली स्पर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, एंकीलोजिंग में बहुत काम आती है। सिमिसिफ्यूगा, रोमेटिज्म अफेक्टिंग बेलीज ऑफ लार्ज मसल, जो बड़े बड़े लंबे मसल्स रहते हैं, जहाँ सिमिसिफ्यूगा ट्रेपिजियल मसल है बहुत बड़ा है, जिसका बेली बहुत मदा है, वहां सिमिसिफ्यूगा काम आती है। रस्ट साइट ऑफ एक्शन, रस्टॉक्स फाइब्रस टिश्यू पे काम करता है, राइट साइड देन लेफ्ट साइड। उसके वजह से जॉइंट्स, टेंडन, शीथ, एपोनेरोसिस, सबके ऊपर उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन समझ में आएंगी तो आपको देना आसान हो जाएगा। रोडोडेंड्रॉन फाइब्रस टिश्यू के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। तो कभी भी कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे रोडोडेंड्रॉन की हड्डियों के ग्रिप्स के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। ब्रायोनिया, ब्रायोनिया में सीरस मेम्ब्रेन पे एक्शन है। हर जॉइंट में सीरस मेम्ब्रेन पर जब ब्रायोनिया एक्ट होता है, तो जो ही जॉइंट में इफ्यूजन हो जाता है, पानी बना जाता है, और वो सूजन दिखाई पड़ती है, लेकिन रेड नहीं, इन्फ्लेमेटरी नहीं, लेकिन सूजन दिखाई पड़ती है, पानी जैसा भरा हुआ है, ब्रायोनिया और कालिका भी रेमेडीज है जिसमें ये ताकत रहती है। तो रूटा, रूटा के पेरियोस्टेम और कार्टिलेज, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेली स्पर मसल फाइबर्स के ऊपर। तो ये सब साइट ऑफ एक्शन जब समझेगा तो ट्रीट करना बहुत आसानी रहता है। अभी हम लोग पोटेंसी, पोटेंसी के लिए एक रूल हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मालूम चाहिए, कि हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी लेस द रिपीटेशन। जितनी अधिक संवेदनशीलता उतनी हाई पोटेंसी और कम से कम रिपीटेशन। मतलब पेशेंट एक्यूट स्टेट में चला गया, आपको बहुत बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है और एक्यूट स्टेट है, पोटेंसी हाई दो, लेकिन ज्यादा रिपीट मत करो। दूसरा पेशेंट है जहाँ लो ससेप्टिबिलिटी है, डॉक्टर ये मुझे हो गया, वो बोलने में भी आसानी से बोल रहा है लेकिन उसको तकलीफ हो रही, लेकिन वो संवेदनशीलता उसकी कम है, तो वहाँ पोटेंसी लो हो जाएंगी। और जब तक वो ससेप्टिबिलिटी, उसकी संवेदनशीलता बढ़ती नहीं, तब तक वो रिपीट करना जरूरी है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंसी सिलेक्शन में। और तीसरा रूल, एग्जैक्टली कहाँ चाहिए आपको रिजल्ट। एक तो चमड़ी के ऊपर चाहिए, बहुत सुपरफिशियल चाहिए, क्या अंदर चाहिए मांसपेशियों के ऊपर, का बोनी पे। जितना सुपरफिशियल उतनी लेस पोटेंसी, जितना अंदर जाएगा उतनी हायर पोटेंसी। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ जाएंगे। वहां दो बात है, एक विदाउट कॉम्प्लिकेशन, विद कॉम्प्लिकेशन। पहला हम लोग विदाउट कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। इसमें देखो ऑक्सिलरी जो है, तो ऑक्सिलरी में साइकोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफॉर्मिटीज प्रिवेंट करने के लिए, और मोबिलिटी, हलचल करना बहुत जरूरी है। मेडिसिन में ये यहाँ एक्यूट रेमेडी का इतना काम नहीं है, जहाँ डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल माइजमेटिक रेमेडी लगेंगी। और बायोकेमिक्स और बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ। जब कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे तो रीएश्योरेंस, मोबिलिटी, साइकोथेरेपी रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ भी रोल जो रहेगा, तो डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यहाँ फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर आपको उसका फायदा होता है। और कभी कभी खाली पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कभी कभी हम लोगों को पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी देना जरूरी रहती है। अभी हम लोग ओ केस की तरफ जाएंगे। ये पहला केस मैंने बताया था, जो सर 11 साल के बच्चे का था। यस। सर हमारे पास बस 1 मिनट का समय बचा है। अरे बाप रे, ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। ये हो खाली केसेस मैं बता देता हूँ, ये अच्छा। रिजल्ट ये पेशेंट का। ये देखो, 9 जनवरी का ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट को आया था। और ये उसका रेपर्टराइजेशन, मैं ये चीज, अब मेरा दूसरा सेशन जब हो जाएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहाँ कैसे रेमेडी पर पहुंचे वो, उसके बारे में। ये पेशेंट को ये फॉर्मेट में मैंने ट्रीटमेंट दिया। पल्सैटिला LM1 से चालू किया, ब्रायनिया उसके पास दे के रखा था। और ये उसको 18 तारीख को जब उसका फोन आया, उसको ऐसे बॉइल्स चले आए जॉइंट के ऊपर। और उसके बाद उसका सूजन कम होने शुरू गया, फ्लैट पैर हो गया, पूरी तरह से खुल गया। और ये ट्रीटमेंट में जैसे जैसे क्लियर हो गया, उसका बॉइल्स भी निकल गए, फिर पेशेंट पूरी तरह से सेटल हो गया। उसका CBC रिपोर्ट किया,
और वो रिपोर्ट लेके पेशेंट आ गए, ये देखो 8 ESR हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सही रेमेडी देना। ये पेशेंट का लास्ट फॉलोअप था। उसके बाद में दूसरे केस में ये पेशेंट भी बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से चली आ गई। नेट्रम सल्फ उसकी रेमेडी थी साइकोटिक, और वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। उसके बारे में मैं ये क्यों दिया, कैसे दिया, क्या जरूरी है, ये सब बताऊंगा। इसका ESR भी देखो कम होते चला। और तीसरी बात, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की केस, ये पेशेंट मेरी तरफ से कॉस्टिकम के ऊपर पूरा ठीक हो गया। और ये पेशेंट में आपको समझ में आएगा कि ये पेशेंट कैसा ठीक हो गया। ये देखो, ये मेरा पूरी तरह से जब जिसको पकड़ के लाया था, लेकिन ये पूरी तरह से 100% एंकिलोसिस से निकल आ गया। ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला उसका, लेकिन वो टोटल, आप देख रहे हैं उसकी मूवमेंट पूरी जो जकड़ गया था, पूरा उसका क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखा कि हम लोग डिसीज की तरफ ध्यान देना जरूरी है। सो if man goes towards what is false, it is because he cannot get what is true. Therefore, it is only method of correcting him what is false is by supplying him what is true. Or do this and let him compare. You give him a truth step by step, and there your work is done. Said by Swami Vivekananda. So आप लोगों ने सुना, मैं थोड़ा लास्ट में टाइम नहीं था, फिर भी मैंने एज फार एज पॉसिबल मैंने बता दिया। ये सब सेकंड सेशन जब हो जाएगा तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं बहुत टाइम लेने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ कि क्यों और कैसे सिलेक्ट करना। जो भी जिन्होंने आज अटेंड किया, सबके साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा ये चैनल है, ये सब आपको वहाँ मिलेगा, द डिवाइन स्कूल ऑफ होम्योपैथी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1150 वीडियोज उसके ऊपर टीचिंग के हैं, आप कभी भी उसको जा सकते। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत कुछ सीखने मिला। जैसा कि आपने कहा है कि ये पार्ट फर्स्ट था, तो हम लोग पार्ट सेकंड के लिए वेट करेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे भी। तो हमारा समय हिंदी सेशन का समाप्त हो गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, IFPH की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद। और हमारा हिंदी सेशन का समय यही समाप्त होता है। मैं इस सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर ओके, टू धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।